हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे तो थान का कपड़ा लेकर आना था। कल तक मुझे ये ऑर्डर किसी भी हालत में देना था। अब मैं क्या करूं? चंचल बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति जितना भी कमाता अपनी शराब में उड़ा देता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी चंचल अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दर्जी का काम किया करती थी और कभी कभी शादियों के ऑर्डर भी लिया करती थी। अगले दिन उसको एक शादी का ऑर्डर पूरा करके देना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हे राम जी, थोड़ी सी तो मुझ पर मेहरबानी कर दो। कुछ देर के लिए इस बरसात को रोक दो। चंचल ऐसा कह ही रही थी कि अचानक से बारिश अपने आप धीरे होने लगती है, जिसके बाद चंचल अपनी छतरी लेकर एक दुकान पर जाती है और वहां से थान के कई सारे कपड़े खरीद लेती है। जिसके बाद वो अपने घर जाकर पूरी रात सिलाई करती रहती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है वो कपड़े ही सिल रही होती है कि तभी शादी के घर से उनका एक नौकर आता है। अरे बहन जी, अभी तक आपने कपड़े सिले या नहीं? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये लीजिए, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिल दिए हैं। अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? पहली बात तो हमारे पूरे गांव में आप ही बढ़िया दर्जी हो। आपके काम में तो कोई कमी ही नहीं है। नौकर की इतनी तारीफ सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। नौकर तुरंत चंचल को सभी कपड़ों के पैसे पकड़ा देता है, जिसके बाद चंचल सारे कपड़े उसे दे देती है। नौकर सारे कपड़े लेकर शादी में पहुंच जाता है और सबको उनके कपड़े दे देता है। सभी अपने अपने कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंचल बहुत ही मन लगाकर सिलाई का काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज सिलाई करके बेचारी चंचल अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन अचानक से रात के समय उसका पति खूब सारी शराब पीकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ चंचल, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। हे भगवान, कितनी शराब पी ली है आपने। जरा अपनी हालत तो देखो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तभी प्रकाश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे ओ कुल्टा, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे शराब पीने के लिए टोकेगी? जाकर मेरे लिए खाना डाल, नहीं तो यहीं तेरी खाल में भूस भर दूंगा। चंचल बेचारी रोती हुई प्रकाश के लिए खाना डालकर लाती है। जिसके बाद प्रकाश एक तरफ खाना खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसको देखकर उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि चंचल को ही रसोई में ले जाकर उससे कहने लगती है, कल मोही करम जली कहीं की, तेरी वजह से ही मेरा बेटा इतनी शराब पी कर आया है। लेकिन माँ जी, मैं भला उनको शराब पीने के लिए क्यों कहूँगी? पता नहीं क्यों प्रकाश जी हमेशा पी कर आ जाते हैं। अरे मर्द की डोर औरत के हाथ में होती है और तूने तो पूरी डोर पता नहीं किसके भरोसे छोड़ रखी है। यही हालत रही तो मुझे तो अपने बेटे की शादी किसी और से करवानी पड़ जाएगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मेरे होते हुए आपको अपने बेटे की शादी किसी और से करवाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे का ख्याल रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। बेचारी चंचल बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है। जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। घर का काम करते समय उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसकी दोस्त अनुराधा खड़ी होती है। अरे चंचल, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। अरे अनुराधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, अभी तक तुम कुंवारी हो, शादी नहीं कर रही हो क्या? अरे सारी बातें तुम दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? चंचल अनुराधा को अंदर बुलाती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल से कहती है, अरे शादी तो तब करती ना जब कोई मेरी टक्कर का लड़का मिलता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है और अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। ये देख, ये शादी का कार्ड है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के सारे कपड़े तुम ही सिलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सिलाई यहाँ इस गांव में कोई नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिलूंगी। और ये लो, ये बनारसी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी शादी में तुम्हें यही पहननी है।
तुम बहुत अच्छी हो अनुराधा, इस साड़ी के लिए शुक्रिया। कुछ देर मिलने के बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद चंचल घर के काम खत्म करके अपनी दोस्त अनुराधा के कपड़े सिलती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है। चंचल उन पैसों को बैंक में ले जाकर डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक गायत्री तक पहुंच जाती है। जिसके बाद गायत्री अपने बेटे प्रकाश से कहती है, अरे बेटा, तेरी बहू तो बहुत ही सयानी है, हम लोगों से पैसा छुपाकर बैंक में जमा कर रही है। अरे हम क्या उसका पैसा खा जाएंगे जो इस तरीके से कर रही है। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रकाश आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, इस 2 कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। रात होते होते प्रकाश खूब सारी शराब पी लेता है और जैसे ही रात को चंचल खाना बनाकर प्रकाश को देने आती है, प्रकाश उसके हाथ से खाने की थाली गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अजी, अजी आप मुझे क्यों मार रहे हो? भला मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से पैसे छुपाकर बैंक में जमा करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अगर कल के कल मुझे सारा पैसा तूने हाथ में लाकर नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश अपनी बेल्ट से चंचल को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद चंचल बेहोश हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चंचल को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप क्यों पिताजी के इतने अत्याचार सह रही हो? चलो यहाँ से कहीं दूर चलो, जहाँ पिताजी और दादी माँ ना हो। हाँ माँ, हमें कहीं दूर ले चलो माँ, अब यहाँ हमें रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर बेचारी रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाकर घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो सबसे पहले बैंक से अपने कुछ पैसे निकालकर एक किराए पर घर लेती है और एक सिलाई की मशीन, जिसके बाद वो दर्जी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका दर्जी का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके बलबूते वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगती है। एक दिन चंचल मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाती है। हे ऊपर वाले, तुमने आखिरकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा ही दी। कई रात अंधेरे की देखने के बाद आज तूने मुझे उजाला दिखा ही दिया। तेरा बहुत उपकार हो भगवान, तेरा बहुत उपकार हो। जैसे ही पूजा खत्म करके चंचल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसे उन सीढ़ियों पर उसका पति प्रकाश और उसकी सास गायत्री भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो दोनों चंचल को देखते हैं, वो दोनों चंचल से कहते हैं, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर? देख, तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया। अरे हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस घर आ जाओ। उन दोनों की हालत देखकर चंचल उनसे कहती है, जो इंसान तब मेरे नहीं हुए जब मुझे उनकी जरूरत थी, तो अब मेरे क्या होंगे? तुम दोनों केवल मतलबी हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई पछतावा नहीं है। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पूछ रहे हो, वरना मैं कहाँ मर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम दोनों ने कोई खबर भी नहीं ली अब तक। अब मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और गायत्री को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। सूसू करने वाली बहू। देर रात के 2 बज रहे थे। मालती आशना के बगल में सो रही थी। तभी गीलेपन के आभास से वो झट से उठकर अपनी बेटी आशना को जगाते हुए बोलती है, अरे ओ मुई, आज फिर तूने बिछौने पर सूसू की बौछार कर दी है। ऐसी भी क्या घनघोर गहरी नींद में सोई थी कि अलार्म की आवाज सुनकर भी सूसू करने नहीं उठी? माफ कर दो माँ, पता ही नहीं चला। बिछौने पर सूसू करने की आदत तो तेरी सालों साल से चली आ रही है। बचकानी से ही सयानी हो गई, मगर सूसू करने की आदत तो जैसे तेरी साथी बन गई है। 20 साल की आशना को बिस्तर पर सूसू करने की बुरी लत थी, जिसका मुख्यतः कारण उसका अत्यधिक तनाव था। एक सवेरे की बात है। माँ, खौफ की मारी मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही सोचिए कितनी एम्बेरेस्ड होगी आपकी बेटी
जब रिश्ते वाले को पता चलेगा कि जिसे वो बहू बनाना चाहते हैं वो बिस्तर पर सुसु करती है। आशना, ये बचकानी बुद्धि का बोलबाला जीवन भर नहीं चल सकता। बेटी जात को ज्यादा दिन घर पर बैठा कर रखेंगे तो जमाना बात का पतंगड़ बनाएगा और फिर ससुराल जाने और बहू बनने के बाद ये सुसु की बीमारी खुद दूर भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सुधा अपने बेटे प्रभास के संग वहां पधारती है। आइए बहन जी, विराजिए। बिटिया, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ जी। मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई बहन जी। आशना मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है। मेरी मानिए तो इसी महीने का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको सही सूझे। महीने भर के भीतर ही आशना की शादी प्रभास से हो जाती है और विदाई की बेला पर मालती कहती है, आशना बेटा, तू ऐसे खौफ खाएगी तो तेरी शातिर सास को शक हो जाएगा। मैंने तेरी श्रृंगारदानी में तेरी दवाइयाँ रख दी हैं। तू बस रात के पहर कोई भी पेय पदार्थ पी कर मत सोना। और हाँ, 12 और 3 बजे के अंतराल में अलार्म लगाकर उठकर सूसू करके सो जाना। समधन जी, अगर माँ बेटी के बीच का बोल बच्चन हो गया हो तो बहुरानी की विदाई कीजिए। बाराती भी बोर हो गए हैं। बस हो गया समधन जी, बेटी को ससुराल की सीख दे रही थी। मालती अपनी बेटी की विदाई कर देती है और यहाँ से शुरू होता है आशना के ससुराल का सफर। शादी के सप्ताह भर तो सब कुछ बेहतर चलता है। आशना प्रत्येक रात को दोपहर उठकर बाथरूम जाती। हमेशा की तरह आज भी उसने रात 3 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से नींद से मादी आशना के हाथों अलार्म घड़ी टेबल से गिरकर टूट जाती है। तभी 3 बजते आशना बिस्तर पर सूसू कर देती है। अरे, ये अचानक बरसात की फुहार कैसे बरस रही है? मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था। उसी पल चिन प्रभास की आंख खुल जाती है और वो आशना के इर्द गिर्द का बिछौना सराबोर देख समझ जाता है कि उसने बिस्तर पर सूसू कर दिया है। वो झटपट से उसे झकझोर कर जगाता है। आशना, आशना, उठो, ये क्या करामात की है तुमने? सारे बिस्तर को सूसू के सैलाब में बदल दिया। ये हैरत अंगेज हरकत तुम्हें शोभा देती है क्या? पति की फटकार सुनकर आशना सहम जाती है, साथ ही उसका सारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। प्रभास, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था, मगर मेरी सूसू करने की खबर सासू माँ को मत देना, वरना मुझे बेहद शर्मसार होना पड़ेगा। आशना की आंखों में भरे आंसू और बोलचाल में बड़ी हिचक देखकर प्रभास उसे सांत्वना देते हुए समझाता है। आशना, शांत हो जाओ। मैंने अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी। हम कल ही डॉक्टर से तुम्हारे बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी पर सलाह मशविरा कर लेंगे। अगली सुबह प्रभास आशना को लेकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बोलता है, देखिए, जितने भी जांच पड़ताल हुए उससे ये साफ तौर से साझा हो चुका है कि आपकी बेबी को नॉक्टर्नल एर्नसीस नामक बीमारी है, जिससे ग्रसित वयस्क अक्सर बिस्तर पर सूसू कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण महिला वयस्क का अत्यधिक तनाव, असंतुलित खानपान या साधारणतः संक्रमण है। ऐसे में पति होने के नाते आप इनका प्रोत्साहन बनिए, तभी ये तनाव से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही इन्हें मीठा, ठंडा, खट्टा फल इत्यादि से दूरी साधनी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों दंपति घर लौट आते हैं। अब प्रत्येक सप्ताह प्रभास आशना को डॉक्टर के पास लाकर उसका उम्दा तौर से चेकअप कराता। एक सवेरे सुधा उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सप्ताहों से तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हो। माँ, हम दोनों सिर्फ सैर के लिए बाहर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये बोलकर प्रभास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है और सुधा भौहें ऊंची किए दांतों तले उंगली सफाती हुई कहती है, ये सैर सपाटा सप्ताह भर में सिर्फ एक दफा ही क्यों? इन दोनों दंपत्ति के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। थोड़ी देर बाद रात का घनघोर अंधेरा घिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी आशना को देखकर सुधा कहती है, बहू, प्रभास की बाट होने का कोई फायदा नहीं। सांझ को ही उसने फोन पर खबर दी थी कि काम बढ़ने के कारण आज वो देर रात दफ्तर में ही रुकेगा, कल भोर को आएगा। इसीलिए आज हम सास बहू एक बिस्तर पर सोएंगे। ये सुनकर आशना के चेहरे पर चिंता की अनेकों रेखाएं उभर आती हैं। तभी सुधा कहती है, बहू, फ्रिज में मटका कुल्फी रखी होगी, देख मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर कुल्फी का लुत्फ उठाएं। मगर माँ जी। अरे बहू, ये अगर मगर की बातों को
बिसार कर कुल्फी ला। अपनी सास सुधा की जिद के आगे बेचारी बहू का बस कहाँ चलना था। वो मन में कहती है, डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि रात में सोने से पहले मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना। इसके पश्चात सास बहू सोने आती है, मगर बिस्तर पर सूसू करने की दर्द से बेचारी बहू बुरी तरह भयातुर होती है। उसकी आंखों से नींद नामक चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। देर रात बहू को जागते देख सुधा कहती है, अरे बहू, ये इतनी रात तक तू रात जगह क्यों कर रही है? अरे अब तक तो उल्लू और चमगादड़ की सेना भी सो चुकी होगी, तू भी सो जा। सास के स्वर शब्द सुनकर डरी सहमी बहू सोने का ढोंग करती है, मगर चंद पलों में वो सचमुच में नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है और एक बार फिर आशना पूरे बिस्तर को सूसू से सराबोर कर देती है। अरे ये जेठ का महीना इतनी जल्दी सावन भादों में कैसे बदल गया? लगता है बाढ़ में बिस्तर बिछौना भी सराबोर हो गया। अचानक सुधा की नींद खुलती है और वो दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये झरने का झरोका यहाँ से फूट रहा था। बेड़ा गर्क हो इस बेबाक बहू का। अरे जाग, वरना तेरे सुसु के सोतों से सारा घर बार जलमग्न हो जाएगा। सास की आवाज सुनकर आशना उठ खड़ी होती है। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और प्रभास अंदर आता है। माँ, क्या बात है? आपके चेहरे का हाव भाव इतना हैरत अंगेज क्यों है? अरे बेटा, बदकिस्मती से हमारे नसीब में बिस्तर पर सुसु करने वाली बेशरम बहू बन गई है। अरे सयाने पहाड़ों पर बचकानी बच्चों की नाई बिस्तर पर सुसु करना इसे शोभा देता है क्या? सास के ताने सुनकर आशना बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, आपकी बेहिसाब बातों से बेचारी आशना कितनी शर्मसार हो रही है। तनाव के चलते उसकी ये बीमारी बढ़ रही थी। मैं उसका भरसक इलाज करवा रहा हूँ। एक सास होकर आप अपनी बहू को व्यंग्यता का पात्र बना रही हैं। इसका मतलब तू इसकी सुसु करने वाली बीमारी से वाकिफ है? हाँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे आशना की सुसु करने वाली बीमारी के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इसका इलाज भी शुरू करवा दिया है। आशना कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, पर आप इस तरह आशना को शर्मिंदा करना बंद करिए। और आप भी तो एक औरत हैं। अगर आप आशना की जगह होती तो क्या करती? बहू, अपनी इस निर्बुद्धि निरासास को माफ कर दे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस हैरत अंगेज हरकत से तू खुद भी बेहद शर्मिंदा है। तेरी सास तेरे साथ है बहू। देखना, बहुत जल्दी तेरे बिस्तर पर सुसु करने की बुरी बीमारी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सासू माँ, आपके विश्वास और प्रभास जी के साथ से मैं बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी को हरा कर रहूंगी। पति के प्यार और सास के सहयोग से कुछ ही सप्ताह बाद आशना को बिस्तर पर बाथरूम करने की बीमारी से निजात पाकर अपनी सास की आस पर खरी उतरती है। आज आशना आम बहुओं की तरह आदर्श बहू बनकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल रही है। एक सास की 3 बीमार बहुएं। अरे ओ त्रिशाला, घर में है क्या? रसोई घर में हूँ, आजा। ये सुनकर भंवरी रसोई घर का रुख करती है, जहाँ त्रिशाला को कामकाज करते हुए देख वह कहती है, अरे ये क्या त्रिशाला, 3 बहुओं के रहते तू भला क्यों कामकाज कर रही है? अरे इसीलिए थोड़ी ना बेटों का ब्याह करके बहू लाई थी कि बढ़ते बुढ़ापे में भी तुझे ही चूल्हा चौका करना पड़े। अरे अब अपनी बातों का कड़वा बाण चलाकर मेरी बहुओं के खिलाफ भड़काती रहेगी। बोल, किस काम से आई है? अरे मैं तो औरतों की मंडली में जा रही थी, सोचा तुझसे मिलती चलूं। अच्छा, चलती हूँ। भंवरी के जाते ही त्रिशाला खाने की थालियां लिए अपनी बहुओं के कमरे में आती है। उसकी तीनों बहुएं बीमारी के बिछौने पर पड़ी थी, जहां एक बहू के पांव में प्लास्टर तो दूजी बहू के सर पर पट्टी और तीजी बहू रोग के बिछौने पर बेतहाशा बुरी अवस्था में लेटी थी। पूजा, मान्यता, तुम दोनों का खाना तुम्हारे पास परोस दिया, खा लो, मैं शिवी को खिला दूं। त्रिशाला बिछौने पर पड़ी शिवी को अपने हाथों से खाने का कौर खिलाने लगती है। तभी शिवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ जाता है। ये क्या शिवी बहू, तू आंसू क्यों बहाने लगी? माँ जी, जरूर पिछले जन्म हम तीनों ने बड़ा पुण्य किया होगा जो हमको आप जैसी सास मिली है, वरना आज के दौर में कौन अपनी बहुओं की बीमारी में उसका खास ख्याल रखता है। माँ जी, आपने हम तीनों को कितना समझाया बुझाया। काश कि हम तीनों बहुओं ने आपकी बातों पर गौर किया होता,
तो आज ये दुखद दिन दशा न देखते। बीती बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं मेरी बहू। आखिर त्रिशाला की तीनों बहुओं की बीमारी के बिछौने तक के सफर की पिछली जिंदगी में क्या पड़ाव रहा है, आइए जानते हैं। तिरुवंतपुर गांव में रहने वाली त्रिशाला के 3 बेटे थे, जय, मुकेश और जिग्नेश, जिनकी शादियां पूजा, मान्यता और शिवी से होती हैं। त्रिशाला इस बात से बेखबर थी कि उसकी 3 बहुएं अव्वल दर्जे की आलसी हैं। दरवाजे पर खड़ी दुल्हन के लिबास में अपने बहू बेटों को देखते हुए त्रिशाला कहती है, अपने बेटों का ब्याह करके आज मेरे बरसों का सपना साकार हो गया। अब इस घर की बागडोर की जिम्मेदारी तुम तीनों बहुओं के हाथों में सौंपने का समय हो चला है। ये सुनते ही तीनों बहुएं अपने अपने मनों में कहती हैं, कहीं ये बागडोर बवाल न करती। मैं क्या सोच रही थी कि शिवी इस घर की बड़ी बहू है, तो ससुराल की बागडोर उनके हाथों में ही शोभा देगी। बोलो भला पूजा, भली मैं उम्र में बड़ी हूँ, मगर कद काठी में तुम किसी तारा सिंह से कम थोड़ी ही हो। बागडोर तुम्हें ही मुबारक हो। अरे ये क्या, तुम दोनों बहुएं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने लगी। मैं ये जिम्मेवारी मान्यता बहू को देती हूँ। माँ जी, अभी हमको यहाँ आए कुछ ही पल छिन हुए हैं। ये बागडोर वाली बातें कल करते हैं ना। वो क्या है, ये लहंगा हमें बड़ा महंगा पड़ रहा है। ऐसा ना हो इस बागडोर के बीच हम बहुएं बेहोश ही हो जाएं। तीनों बहुएं बहानेबाजी से बच निकलती हैं। फिर अगली सुबह त्रिशाला घड़ी की ओर घूरते हुए कहती है, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है, मगर 3 तितलियों का कोई अता पता नहीं। पूजा, मान्यता, शिवी, अरे नीचे आओ। तीनों एक साथ नीचे आती हैं। माँ जी, आपने हमें पुकारा। अरे मेरी गुणवान बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम तीनों अब तक पलंग पर पड़ी हुई थी। चलो चलकर तीनों मीठा पकाकर ससुराल के रीत की शुरुआत करो। उफ, पता नहीं क्यों एकाएक मेरा माथा बहुत जोरों शोरों से घूम रहा है। माँ जी, वो क्या है, मुझे ब्रेन की बीमारी है। माँ जी, मेरी तो सवेर से बाई आंख फड़क रही है। मैं तो रसोई कर रुक करने से रही। जब कभी मेरी बाई आंख फड़कती है तो जरूर कुछ बहुत बुरा होता है। पूजा बहू, ये दोनों बहुएं तो बीमारी के बादल से घिर आई। चलकर तू ही चूल्हा पूजन कर दे। मेरी बीमारी तो इन दोनों से भी बड़ी है। मुझसे ज्यादा देर खड़ा रहकर काम नहीं होता। मेरे पाँव को पुश्तैनी बीमारी है। ज्यादा देर खड़ा रहने से मेरे पैर तो पैरालाइज के कगार तक पहुंच जाते हैं। अरे बस करो तुम तीनों अपनी बीमारियों का बखान। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, करने से कराना भारी। तीनों बहुएं एक बार फिर बीमारी की बहानेबाजी से कामकाज से बच निकलती हैं। समय गुजरता है। इधर त्रिशाला का कामकाज करके बुरा हाल हुआ जा रहा था। एक सांझ जाने उस कम्मो बिचौलन ने मुझे कहाँ फंसा दिया। बहुओं की जगह बीमारी की बलाएं उठा ले आई हूँ। बढ़ते बुढ़ापे में भी मुझ बुढ़िया को ही कामकाज करना पड़ रहा है। एक सांझ त्रिशाला किसी कारणवश बाहर गई होती है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दस्तक देती है तो उसकी बहुएं करछी बेलन लिए नाच गाती हुई पकड़ी जाती हैं। वाह, नहीं नहीं, क्या बात। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तीनों बीमार बहुएं मेरी पीठ पीछे इस कदर बिजूरी गिराती हैं। इसका मतलब तुम तीनों बीमारी की बहानेबाजी कर रही थी। माँ जी, बात कुछ इस कदर है कि हम बहुओं को बर्तन चौका करना पसंद नहीं। इसीलिए तुम तीनों ने बेबुनियाद बीमारी का बहाना किया। अरे संभल जाओ। माँ जी, हम आपकी बात मान जाएंगी, एक शर्त पर, जब आप हमें शॉपिंग कराएंगी। ये सुनकर त्रिशाला उन्हें शॉपिंग के पैसे दे देती है। तीनों बहुएं बेधड़क रास्ते से बाजार की ओर बढ़ रही होती हैं कि तीनों एक दुर्घटना में बुरे तौर से चोटिल होकर अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर साहब, मेरी तीनों बहुएं ठीक तो है? देखिए, बड़ी मुश्किलों के बाद आपकी तीनों बहुओं की जान तो बच गई है, मगर उनकी बड़ी बीमारी लंबे समय तक चलेगी। आपकी बहू पूजा के दोनों पांव पूरे तौर से पैरालाइज हो गए हैं। वहीं आपकी बहू मान्यता की ब्रेन में गहरी घाव आई है, जिसको भरने में महीनों लगेंगे, और शिवी की स्थिति तो बेहद नाजुक है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी तीनों बहुओं को घर ले जाना चाहती हूँ। मैं इनका ख्याल रखूंगी।
माताजी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आप अपना ध्यान रख रही हैं, वही बड़ी बात है। एक साथ 3 बीमार बहुओं को कैसे संभालेंगी आप? डॉक्टर साहब, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। त्रिशाला अपनी तीनों बहुओं को घर ले आती है और रात भर जाग कर उनकी देखरेख करती है। आधी रात शिवी बेहोशी से बाहर आती है। पानी, पानी, ये ले बहू, पानी पी। शिवी की सिसकियां सुनकर पूजा और मान्यता की आंखों से भी फुहार बरस पड़ती है। माँ जी, हम तीनों बहुओं के साथ क्या हो गया? बहू, हिम्मत की पंक्ति बांधो। तुम्हारी सास के रहते ये बीमारी भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकती। कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों बहुएं जिस छोटी बीमारी का स्वांग रच रही थी वो इस कदर सच होकर हमारे सामने आ जाएगी। बहू, अपनी जिम्मेदारियों से भागना हल नहीं। हर दिन एक पहर जुबान पर सरस्वती सवार रहती हैं। शायद इसीलिए ये होनी हुई है। त्रिशाला एक सवेरे की उठी अपनी तीनों बीमार बहुओं की रखरखाव में लगी रहती। वह पहले अपनी बीमार बहुओं को अपने हाथ से खाने का कौर खिलाती, फिर पूजा के पाँव में मालिश करती, मान्यता के सर के चोट की रखवाली करती। धीरे धीरे तीनों बहू बीमारी से बाहर निकलने लगी थी। आज डॉक्टर साहब तुम तीनों बहुओं की बीमारी का ब्यौरा बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों बीमारी के बिस्तर से भली चंगी हो चुकी हो। तभी वहाँ डॉक्टर आकर तीनों की जांच पड़ताल करके कहते हैं, अरे मुबारक हो माताजी, आपकी मेहनत ने गहरी छाप छोड़ी है। आपकी तीनों बहुओं की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है। माँ जी, हम तीनों बहुओं की बीमारी के खात्मे में दवाओं से ज्यादा आपकी दुआओं का असर है। माँ जी, अब हम तीनों बहुएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। जुग जुग जियो मेरी बहुओं। ईश्वर तुम तीनों को आने वाले भावी भविष्य में हर एक बुरी बीमारी की बलाओं से बचाए। त्रिशाला की जी तोड़ मेहनत से उसकी तीनों बहुएं बीमारी के चपेट से बाहर आ जाती हैं और साथ ही उन्हें इस घटना से सदा के लिए सबक मिलता है और अंत में तीनों बहुएं एक साथ मिलकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभालने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है, कभी किसी भी झूठ का स्वांग न रचाएं, क्योंकि अक्सर स्वांग को सच होते देर नहीं लगती। तेज आंधी तूफान के साथ धरती डावाडोल हो रही थी। सभी के चेहरे खौफ से पीले पड़े हुए हैं। तूफानी बवंडर के बीच एक तेज चमक आसमान में चकाचौंध हो रही थी। वो चमक एक सुनहरे गाय घर की थी। गाय घर के फाटक पर चुड़ैल खड़ी होकर चीखती चिल्लाती हुई समयपुरा गांव की सीमा में घुस आती है। चल मेरे गाय घर टिक टिक टिक, चल मेरे गाय घर टिक टिक टिक, चल मेरे सोने के गाय घर, जल्दी से दीना के घर के सामने स्थापित हो जा। जो हुकुम हुजूर। चुड़ैल के स्वर शब्द सुनकर सुनहरा गाय घर दीना के घर के सामने आकर स्थापित हो जाता है। चुड़ैल अपने भयावह आवाज से दीना की घर की ओर ताकते हुए गुनगुनाती है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी, टूटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। गुस्सैल चुड़ैल की आंखों में मानो खून सवार था। वो दांत पीसती हुई दीना को पुकारती है। अरे ओ दीना, चल बाहर आजा, दूध दूने का समय हो चला। देख, गाय गुहार लगा रही है। लगता है ये मुझ चुड़ैल के चंगुल में आसानी से नहीं फंसेगा, मगर बचकर जाएगा कहाँ? ये उबासी, मुझे सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर की सोने की सीढ़ियां चढ़कर अपने आलीशान घर में आराम फरमाने लगती है। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की धमक सुनाई देती है। चुड़ैल जादुई सुनहरे गाय घर से बाहर निकलकर उस शख्स की गर्दन दबोच कर कहती है, आहा, अब तेरा क्या होगा दीना? अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अरे तेरे कान है कि कैमरा? अरे तुझे मेरे बाहर आने की आहट कैसे सुनाई दी? तेरे कदमों की धमक कैसे बोल सकती हूँ दीना? चोरों की चाल चलना तो तेरा पुराना पेशा है। देखा मेरा सुनहरा गाय घर, कातिल आज मेरी कैद में है। हुजूर, इसे ठीक वैसे ही मारना जैसे इसने हमें मारा था। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? तुझे ऐसा तड़पता हुआ देखकर मेरे कलेजे को कितना सुकून मिल रहा है।
अरे नहीं चुड़ैल, अरे मुझे माफ कर दो। याद है दीना, मैंने भी उस रात तुझसे ऐसे ही मिन्नतें मांगी थी। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली सावित्री की। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी सावित्री को प्रत्येक सांझ सवेरे खूब सारा दूध देती थी। गौशाला में बंधी गौरी जोरों शोरों से गुहार लगा रही थी। अरे गौरी, तेरा ही चारा बना रही हूँ, थोड़ा सा धीरज रख। इतनी भी क्या आतुरता है चारा चखने की? सावित्री गौरी को सहलाते हुए चारा खिलाती है। ये ले तेरा चारा, जी भर कर खा, तभी तो सांझ की खूब सारा दूध देगी। गौरी सावित्री को चाट कर अपना प्रेम भाव जाहिर करती है। चारा खाकर चाट कर प्यार जाहिर करना तेरी पुरानी आदत है। एक तू ही तो है मेरा सब कुछ, तेरे सिवा मेरा है कौन? सावित्री का उसकी गाय गौरी के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। सावित्री का दूध का व्यापार भला चंगा चल रहा था। जहां गांव का एकाधिक तबका सावित्री से खुश थे, वहीं ग्वालों के लिए सावित्री और उसकी गाय गले की फांस बन गई थी। अरे जाने ये सावित्री की गाय किस नस्ल की है ससुरी, एक बार में इतना सारा दूध देवत है कि पूरा गांव वासी का पेट लबालब भर जात है। जब से ये ससुरी सावित्री ने दूध बेचने का धंधा शुरू किया है, हम ग्वाले गरीबी की कगार पर आ गए हैं। मोहन, कैसा रहेगा अगर सावित्री की गाय ही न रहे? अगर हमें अपना घर बार चलाना है तो उसकी गाय को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। हाँ दीना, हम सभी उस बात से सहमत हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाने पर ग्वाले दबे पांव सावित्री के गौशाला में दस्तक देते हैं। उन्हें देख गौरी पगुराई करते हुए जोरों शोरों से गुहार लगाने लगती है। आवाज सुनकर उसारे में सो रही सावित्री उठ खड़ी होती है। ये एकाएक गौरी आधी रात में गुहार क्यों लगाने लगी? जाकर देखती हूँ। सावित्री गौशाला में आती है तो ग्वाले उसकी गाय की गर्दन को रस्सी से बांधकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे कसाईयों, एक बेजुबान जानवर पर ये कैसा कहर ढा रहे हो तुम? अरे सीधी सादी बनने की कोई जरूरत नहीं है सावित्री। तेरी इस गाय ने हम ग्वालों के धंधे को चौपट कर दिया है। अरे दाने दाने को मोहताज हो गया है हमारा बाल परिवार। तेरी गाय को मरना ही होगा। जैसे ही तेरी गौरी जहर से शराबोर इस दाने को खाएगी, इसका काम तमाम। अरे क्यों जबरन एक बेजुबान जानवर को जहरीला कौर खिला रहे हो? दीना और मोहन सावित्री की आंखों के सामने गौरी को तार बघार कर देते हैं। नीच निर्दयी, मैं चीख चीख कर पूरे गांव के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। इसे भी इसकी गाय गौरी के पास पारघाट पहुंचा देते हैं। तमाम ग्वाले सावित्री को मारकर चले जाते हैं। तभी सावित्री के शव से एक चमक बाहर आती है जो भयावह चुड़ैल में बदल जाती है। नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। गौरी जागो। चुड़ैल के खून के कतरे जैसे गौरी पर पड़ते हैं, वो चमचमाते सोने की गाय में बदलकर अपने पांव पर खड़ी हो जाती है। गौरी, तुम जिंदा कैसे हुई? मालकिन, मेरा ये सुनहरा जीवन एक दैविक का वरदान है। जितने भी मेरी मालकिन की मौत के जिम्मेदार हैं, मैं गौरी सुनहरा गांव घर के सांचे में ढलकर उन सभी के मनों में घनघोर लालच भरूंगी, और जब वह हमारे पास चक्कर लगाएंगे तो ये सुनहरा गाय घर उनकी मौत का कारण बनेगा। जैसे ही सुनहरी गाय के स्वर शब्द खत्म होते हैं, वो एक जादुई सुनहरे गाय घर के सांचे में ढल जाती है, जिसके भीतर से एक सुनहरी सीढ़ी निकल कर आती है। अब ये सुनहरा गाय घर ही उन ग्वालों की मौत का कारण बनेगा। अगली रात चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर में सवार होकर मोहन के घर के पास स्थापित होती है। सोने के गाय घर को देखते ही मोहन के मन में घनघोर लालच समा जाता है। अरे क्या मेरी निगाह सचमुच में सोने का गाय घर देख रही है? कहीं ये सपना तो नहीं? अरे मोहन, तू तो माला माल हो गया। मोहन खुशी से हाथ मलते हुए सुनहरी गाय घर की सोने की सीढ़ियों को चढ़कर जैसे ही अंदर दस्तक देता है, चुड़ैल कहती है, फंस गया शिकार। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर है सुनहरा, ये है चुड़ैल का पहरा। अरे बैजू कहता था बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर मुझे क्या पता था ये बुलावा चुड़ैल का है। चुड़ैल मोहन को मारकर गांव के मैदान में फेंक देती है। मोहन की मौत से मैंने शुरुआत कर दी है। इस चुड़ैल के चंगुल से कोई भी हत्यारा नहीं बचेगा।
चुड़ैल प्रत्येक रात सुनहरे गाय घर को उन्हीं गांव वालों के घर के पास स्थापित करके उनका शिकार साधती। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है, जो समयपुरा में मौत का मंजर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे रमिया, आजकल तो गांव में एक सुनहरे गाय घर की सनसनी मची हुई है। सुना है उसके भीतर एक चांडाल चुड़ैल रहती है। हो ना हो, ये चांडाल चुड़ैल और कोई नहीं सावित्री है, और वो सुनहरा गाय घर उसके छलायन की छवि है। तूने मुझसे बचने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर देख आज तेरा अंत आ ही गया। समयपुरा गांव के निवासियों, देखो ये वही जल्लाद है जिसने मेरी बेजुबान गाय गौरी को मेरे सामने लहूलुहान किया। अरे बिंदिया, तूने तो एकदम सच कहा था कि ये तो सचमुच में चुड़ैल का सुनहरा गाय घर है। चुड़ैल धीना को मौत के घाट उतारकर अपना इंतकाम पूरा करके कहती है, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, मगर मैं सदा इस सुनहरे गाय घर के साथ इस समयपुरा गांव में ही रहूंगी। अगर भावी भविष्य में तुम सभी में से किसी ने अपने बेजुबान जानवर पर जुल्म सितम किया तो मैं चुड़ैल फिर से चांडाल बनकर उसे तार बगार कर दूंगी। अरे नहीं चुड़ैल, हम भला गौ माता को क्यों तकलीफ देंगे। मैं अपने सुनहरे गाय घर में जा रही। अगर तुम में से किसी भी जन के जानवर को कोई बदहाली बीमारी हो तो तुम मेरे सुनहरे गाय घर से मदद मांगना, वो पूरा होगा। शुक्रिया सावित्री, तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो। इसी के साथ चुड़ैल सदा के लिए अपने सुनहरे गाय घर में समयपुरा की सीमा में ही रहने लगती है। जब कभी गांव गढ़ को मदद की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल अपने सुनहरे गाय घर से उनकी भरसक मदद किया करती थी। सास बहू की गुल्लक बचत। अरे बहू, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ले आना। माधवी घूंघट ताने अपनी बेटी बबली के साथ पानी का ग्लास पकड़े बाहर आती है। ये लीजिए बाबूजी पानी। ये लीजिए पिताजी, पानी पीजिए। शुक्रिया मेरी बच्ची। ये लो माधवी, ये घर खर्च के पैसे माँ को दे देना। अरे पारितोष, 500 रुपए देने की क्या जरूरत है? दाना पानी चलाने के लिए 200 रुपए बहुत हैं। क्यों जी, क्या हो जाएगा जब पारितोष पूरे 500 रुपए दे देगा तो? अरे तुम सास बहू इन 500 में से 1 पैसे की भी बचत नहीं कर सकोगी। उन्हें साज श्रृंगार की खरीदारी की ऐसी खुमारी चढ़ती है कि सारे पैसे लाली पाउडर में फूंक आती है। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। कुछ ऐसा ही हाल था प्रवीण और पारितोष का। प्रवीण दोनों सास बहू को पैसे की बचत के ऊपर बड़ा बखान बयान करता। ये कहानी है बलिहार गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की। परिवार के मुखिया थे प्रवीण, जिसकी पत्नी थी सुरेखा। पारितोष और माधवी भी बतौर दंपत्ति परिवार में शुमार थी। 12 वर्षीय बबली उनकी बेटी थी। दोनों बाप बेटे चाय की स्टॉल चलाया करते थे। ये लो माँ, कल का घर खर्च 200 रुपए। फिर वही 200 रुपए। अरे बेटा, कभी तो घर खर्च में 10-20 रुपए बढ़ा कर दिया करो। अब महंगाई के इस दौर में 200 रुपए में 2 वक्त का खाना जुटना भी भारी पड़ता है। मगर हम सास बहू, उसमें भी तुम बाप बेटों को भरसक दोपहर का भोजन भी खिलाते हैं। माँ, पिताजी ने साफ तौर से मना किया है कि घर खर्च से 1 भी पैसे ज्यादा नहीं देना। पर पारितोष, हम सास बहू कोई बेफिजूल खर्च तो करेंगी नहीं, बल्कि भरसक इन पैसों को बचत करेंगी। तुम दोनों सास बहू घर संभाल लो, वही बड़ी बात है। हम दोनों बाप बेटे को बचत करने की बतौर सूझबूझ है। ये बोलकर पारितोष काम के लिए रवाना हो जाता है और सुरेखा बोलती है, दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने बैठे हैं। जाने इन्हें क्यों लगता है कि हम सास बहू को बचत करना नहीं आता, जबकि घर की गृहिणी से बेहतर बचत और कोई कर नहीं सकता। जाने दे बहू, तू इन बाप बेटे की बोली से अपना जिया मत जला। समय गुजरता है। एक सांझ जब दोनों बाप बेटे चाय का स्टॉल चला रहे होते हैं, तभी गैस का रिसाव से स्टॉल के इर्द गिर्द आग फैल जाती है, जिससे प्रवीण के शरीर का आधा भाग जल जाता है। दूर खड़ा पारितोष दौड़कर अपने पिता को बाहर निकालता है। अरे, मुझे पिताजी को फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। पारितोष फौरन प्रवीण को अस्पताल लेकर आता है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर साहब, बाबूजी कैसे हैं? देखिए, आपके बाबूजी की हालत बेहद नासाज है। शरीर का आधा हिस्सा आग से झुलस गया है। इमीडिएटली सर्जरी शुरू करनी होगी। आप फौरन काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए। 2 लाख? डॉक्टर साहब, आप बाबूजी की सर्जरी शुरू कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ।
पारितोष कपकपाते कदमों से गांव की ओर अग्रसर होता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार जी, मेरे पिताजी की अवस्था बहुत गंभीर है। वो अस्पताल के बिछोने पर पड़े जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनकी सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो जाकर बचा अपने बाप को। वैसे तो तुम दोनों बाप बेटे बचत की बखान करते नहीं थकते। साहूकार पारितोष को पैसे की बजाय बचत के ताने सुनाता है। रोते बिलखते हुए पारितोष अपने घर पहुंचता है। पारितोष, ये क्या बुरी हालत बना रखी है तूने, और तेरे पिता कहाँ हैं? माँ पिताजी अस्पताल में पड़े हैं। पारितोष सिसकते हुए सास बहू से सारी वारदात बयां करके बोलता है, अरे कितना बेबस बेटा बन गया हूँ आज मेरे हाथ में अपने पिता की जान बचाने के लिए एक पाई भी नहीं। दर दर भटकने के बावजूद भी उस पूरे दौर में मेरी किसी ने मदद नहीं की। मगर आप और बाबूजी तो बचत करते थे ना? हम बाप बेटे पैसे बचाने की भरसक कोशिश करते थे, मगर वो बचत बढ़ने से पहले ही खर्च हो जाते थे। पारितोष, हम सास बहू के रहते तेरे बाबूजी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। हम दोनों सास बहू ने बुरे दौर के लिए कुछ बचत की है, जिनका जिक्र हमने तुम बाप बेटे से कभी ना किया था। दोनों सास बहू पारितोष के साथ रसोई घर का रुख करती हैं। पारितोष, वो दीवार का दराज खोल कर देख, उसके भीतर 2 बड़े बचत गुल्लक होंगे। माँ जी, चावल के डिब्बे से भी 2 गुल्लक निकले। अभी तो बेड के नीचे से गुल्लक, संदूक के अंदर के गुल्लक निकालना बचा हुआ है। तीनों मिलकर तमाम बचत गुल्लक को बाहर निकालते हैं। कुल मिलाकर 10 गुल्लक हैं। इतनी सारी बचत गुल्लक आप सास बहू के हैं? बेटा, ये बचत गुल्लक हम सास बहू पिछले 10 साल से जोड़ बटोर रही हैं। तमाम गुल्लक तोड़कर तीनों पैसे गिनना शुरू करते हैं। उसके भीतर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए होते। दर्शकों, आइए देखते हैं कि आखिर कैसे सास बहू ने गुल्लक से इतनी बड़ी बचत की। सुरेखा ने अपने बेटे का ब्याह माधवी से किया। शादी के 1 सप्ताह बीत गए थे। माँ जी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, मैंने गौर किया है कि ये और ससुर जी कोई सेविंग नहीं करते। जो कमाते हैं वो रोजाना उड़ा देते हैं। बहू, मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, मगर इन बाप बेटे से बचत होती ही नहीं। माँ जी, बुरे दौर के लिए बचत करना बेहद जरूरी है। अगर एक गृहिणी चाहे तो वह घर खर्च में से घर चलाकर पैसे भी बचा सकती है। बहू, ये तो 47 के सन का दौर नहीं, जब घर का दाना पानी मात्र 10 रुपए में चल जाता था। महंगाई बुलंदियों पर है, ऐसे में हम सास बहू बचत कैसे करेंगे? माँ जी, घर चलाना एक गृहिणी के बस में है। माना कि आज के महंगे दौर में 10 रुपए में घर चलाना संभव नहीं, मगर 200 रुपए से घर का दाना पानी चलकर बचत करना आसान है। जो साग सब्जी हम सबेर को महंगे दर पर खरीदते हैं, जरा सा सांझ ढलते उसका दाम घटकर आधा हो जाता है। राशन, फल, सब्जियां से छोटी छोटी बचत करके कल आने वाले बुरे दौर में बड़ा जोड़ बन सकती हैं। ठीक है, अब हम सास बहू बचत करेंगे। हर एक दिन मिलने वाले घरेलू खर्च से सास बहू बचत करना शुरू करती हैं। प्रत्येक वर्ष वह बचत से 1 गुल्लक भरपूर करती। इसी बीच माधवी एक बेटी को जन्म देती है। अब 5 साल का पड़ाव पार हो चुका था। माँ, बाबूजी मुझे कब स्कूल में दाखिला दिलाएंगे? बबली, तुम जाकर बाहर खेलो, मुझे तुम्हारे बाबूजी से बात करनी है। बबली के बाहर जाते ही माधवी बोलती है, सुनो जी, बबली बड़ी हो रही है, उसको स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। अरे करा दूंगा दाखिला, उम्र थोड़ी बीती जा रही है। पारितोष बातों से बचकर निकल कर चल देता है। देखा माँ जी, वैसे तो ये और बाबूजी बचत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नहीं थकते, मगर बेटी के दाखिले के लिए पास में एक पाई नहीं। बहू, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने जो बचत की उसी से बबली को दाखिला दिला देते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों सास बहू की गुल्लक बचत बढ़ती गई। देखते ही देखते 10 साल का पड़ाव पार हो गया। इस तरह हर एक साल हम सास बहू के बचत से 1 बड़े गुल्लक भरते और भरते गए। क्या मालूम था कि हम सास बहू ये बचत तेरे बाबूजी को बचाने के लिए जोड़ बटोर रहे हैं। तीनों अस्पताल में जैसे पैसे जमा करते, फौरन सर्जरी शुरू होती है। कुछ देर बाद बधाई हो, सर्जरी सक्सेसफुल रही, आप उनसे मिल सकते हैं। तीनों एक साथ प्रवीण के पास आते हैं। अरे पारितोष, जब हम बाप बेटे ने कोई बचत नहीं की तो सर्जरी के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, वो पैसे माँ और माधवी के बरसों की गुल्लक बचत से आए हैं। क्या? मेरी सासें तुम दोनों सास बहू की देन है। अगर तुम गुल्लक बचत न करती तो आज मैं सांसें न ले रहा होता, बल्कि शव बन चुका होता। पुरनियों ने 100% सच कहा है, घर की गृहिणी से बड़ी बचत और कोई नहीं कर सकता।
इस घटना के बाद दोनों बाप बेटे की भटक खुलने के बाद वह भावी भविष्य में अपनी कमाई सास बहू को सौंपने लगे। सास बहू की बड़ी बचत से उन्होंने एक सुखदायी घर का बसेरा बनाया, जहां वह संयुक्त परिवार सुकून से रहते हैं। कोई नहीं जानता कि बुरा दौर कब आन पड़ जाए, इसलिए बचत करना बेहद जरूरी है।